हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और यही हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस भी देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल। देखो, जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो याद रखना बायोलॉजी में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब हमेशा सिमिलर होता है। ठीक है, कभी भी क्या है, प्रो वर्ड आता है, प्रो। ठीक है, आजकल प्रो कहते हैं ना, प्रो का जमाना है, यानी कि पिछला ही चल रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कभी भी प्रो वर्ड आए, ठीक है, या प्रोटो वर्ड आए, इसका मतलब क्या होता है, ओल्ड या प्रिमिटिव यानी प्राचीन। सबसे बेस्ट हमारा क्या रहेगा, प्रिमिटिव, या तो आप ओल्ड भी कह सकते हो। यानी कि प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्राचीन। और कभी भी कैरी ऑन वर्ड मिले, कैरी ऑन, तो इसका मतलब होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि कैरियोटिक का जो कैरी ऑन वर्ड है, यहां से क्या निकला, कैरी ऑन। ठीक है, यहां से क्या निकला हमारा, प्रो। प्रो का मतलब हमारा क्या है, प्रिमिटिव, और कैरी ऑन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस, यानी कि प्राचीन न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, जब हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो याद रखना यू वर्ड हमेशा ट्रू के लिए होता है। ठीक है, यू का मतलब हमारा क्या होता है, ट्रू, और कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस और प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये मान लो एक सेल है, इस सेल के अंदर जो भी चीजें भरी हुई है, यानी जो भी आपके सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से एक संरचना दिखाई दे रही है, सॉरी, इस टाइप से हमें क्या दिखाई दे रहा है, कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए। लेकिन यहां जो हमें डीएनए पाया जा रहा है, कैसा देखने में लग रहा है, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, यानी कि हम सेंटर में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस के जैसा कुछ आपकी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में कुछ डीएनए जो है, यानी जेनेटिक मटेरियल है, बिखरे पड़े हुए हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है, तो डीएनए है। ठीक है, डीएनए हमारा कैसा होता है, यहाँ पे तो डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर। ठीक है, और सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, और वो भी यहाँ डीएनए कैसा होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, ये तो बात हमारी किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की। अब ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल जिस एरिया में है, जितने एरिया में है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, या हम इसे प्रोक्रोमोसोम कहते हैं, या आप इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहेंगे, या जीनोफोर। ये सारे हमारे किसके नाम है, तो न्यूक्लियस टाइप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, प्रोक्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या फिर जीनोफोर। ठीक है, ये हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं।
जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि एक्चुअल में जो न्यूक्लियस है वो किस में पाया जा रहा है, तो यूकैरियोटिक सेल में पाया जा रहा है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा मेम्ब्रेन से बना हुआ है वो ऑर्गेनल्स यहाँ नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ क्या पाया जाएगा, सिर्फ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जैसे कि राइबोसोम। राइबोसोम हमारा कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रोकैरियोट्स में हमारा राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, देखो जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो ये मान लो एक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सेंटर में एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। ठीक है, और वो मेम्ब्रेन भी कितनी है, तो 2 मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन में कहीं कहीं से क्या होता है, कुछ पोर या छिद्र कह सकते हैं, छेद हो जाती है। ठीक है, हर जगह से क्या है, ये मेम्ब्रेन जो होती है वो टूट जाती है। टूट के क्या होती है, जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है वो नीचे वाली मेम्ब्रेन से जुड़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो गई। ये देखो इस तरह से आपस में ये फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, हमें कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो हम सबको क्या लगता है कि ये हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो है फ्यूज हो जाती है। ठीक है, और इनके बीच में एक छेद सा आ जाता है जिसको हम कहते हैं पोर। ठीक है, तो देखो ये हमारी क्या थी, आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली हमारी क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ हमारा स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये जो बीच में आप स्पेस देख रहे हो ना, इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ठीक है, ये स्पेस क्या कहलाएगा, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब क्या देखते हैं कि जैसे सेल में ये पूरा सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल में एक ये सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो उसी टाइप से न्यूक्लियस में भी क्या होगा, कुछ सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में भी क्या होगा, कुछ सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी सेल में जो सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है वो साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब सेल, प्लाज्मा। ठीक है, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है तो न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी जितने भी हमारे प्रोटीन हो गए, आरएनए हो गए, जो भी हमारे एंजाइम हो गए, वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसा एरिया होता है जो कि एकदम डार्कली स्टेन होता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, कुछ एरिया एकदम डार्कली स्टेन है। तो इस स्पेस को, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। जैसे मान लो कि आप एक ग्लास ले, ग्लास में पानी लियो। ठीक है, उसके ग्लास में मतलब मान लो एक बड़ा सा कटोरा है, उस कटोरे में तुम क्या किए, पानी लियो, उसमें थोड़ा सा इंक डाल दो। ठीक है, तो जहां पे इंक गिरेगा वो एरिया क्या हो जाएगा, एकदम डार्क स्टेन हो जाएगा। तो तुम इसी प्रकार से न्यूक्लियस को समझो कि न्यूक्लियस के कटोरे में जो पानी रखा है वो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म है, और जहां पे इंक गिरा वो इंक क्या है, न्यूक्लियोलस है। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोलस किसकी साइट है,
क्या होता है न्यूक्लियोलस में? तो न्यूक्लियोलस में क्या होता है, आरआरएनए का सिंथेसिस होता है या फॉर्मेशन होता है। जो हमारा आरआरएनए होता है उसका सिंथेसिस कहाँ होता है? तो न्यूक्लियोलस में होता है। अब यहाँ पे एक चीज देख लेना, आरएनए जो होता है वो हमारा 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है, एमटीआर, ठीक है। अगर मान लो नहीं भी याद रहा तो हम सिंपल लैंग्वेज में याद कराते हैं आपको। आरएनए हमारे 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एम का मतलब होता है मैसेंजर, ठीक है। मान लो अपने पे एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, तो हम उस मैसेज को दूसरे को देना चाहते हैं, ताकि मान लो हमें उस मैसेज में कुछ बनवाना है, ठीक है, मान लो प्रोटीन बनवाना है, ठीक है, तो मान लो मेरे को प्रोटीन बनाना है, तो ये जो हमारा प्रोटीन बनाने वाला मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, ये जब तक हम किसी दूसरे को नहीं देंगे वो मेरा काम करेगा नहीं, ठीक है। तो मैसेज देने वाला काम कौन करेगा? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, यानी ये मैसेज देने का काम करेगा। अब मैसेज वो ट्रांसफर कर रहा है दूसरे को, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। और ट्रांसफर किसको कर रहा है हमारा? ये कह रहा है कि मेरे को प्रोटीन बनाना है, ये इंफॉर्मेशन है, तो ये काम कौन करेगा? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। कैसे याद रखना है? हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, मान लो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन, मैसेज देने का काम मैसेंजर का रहेगा, ट्रांसफर करने का काम ट्रांसफर आरएनए का रहेगा, और फिर नेक्स्ट प्रोटीन बनाने का काम आरआरएनए का रहेगा, यानी एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। नहीं याद होगा तो कोई भी ट्रिक बना लेना, एमटीआर से भी याद कर लेना, लेकिन अगर एक सीक्वेंस दिमाग में रखोगे कि मैसेज आया, ट्रांसफर किया, प्रोटीन बना दिया आरआरएनए से, बस काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लियोलस में क्या हो रहा है? आरआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। अब इसके बाद एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा हमको, ये हमारा ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है हमारी, ठीक है, इस इनर मेम्ब्रेन पे कुछ कील की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इस तरह से कील लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इस टाइप से इस कील को हम, जैसे कील जैसा जो स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर लेमिना, न्यूक्लियर लेमाइना या लेमिना, ठीक है। देखो, इसको इमेजिन कर लो एक रूम से, ठीक है, मान लो एक रूम है, उस रूम में कुछ सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह दिए, ठीक है। अब ऐसा इमेजिन करो, मान लो एक रूम है, इसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है, ठीक है, तो स्विमिंग पूल हमारा क्या है? जो पानी वाला एरिया है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे एकदम डार्कली स्टेन है, यानी कि कोई अलग कलर का पानी है, वो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोलस हो जाएगा। अब हर दीवार पे, यानी जो हमारा ये रूम है, उस दीवार पे हर जगह कील लगी हुई है, ठीक है। कील क्यों लगी है? ताकि उससे धागे बांधे जा सके, ठीक है। मान लो कोई डूब रहा होगा, धागे को पकड़ के बाहर आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि कुछ कील लगी है पूरे दीवार पे। अब उस कील से क्या लगेगा? कोई धागा लगेगा। तो यहाँ भी क्या होता है, इस कील से कौन लगता है? तो ढेर सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिड, ठीक है, क्रोमैटिन कहते हैं जिसे। ये क्या हो गया हमारा? क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन क्या होता है? ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। ये और कुछ नहीं है, ये हमारा डीएनए ही है, ठीक है। ये हमारा क्या है? डीएनए है। अगर हम क्रोमैटिन को थोड़ा जूम करके दिखाएं, ठीक है, इसे हम हटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है। चलो, देखो, अगर हम इस क्रोमैटिन को देखें तो अभी हमको कैसा दिखाई दे रहा है? ये मान लो कुछ, ठीक है, ठीक है, पहले एकदम क्वाइल्ड है,
ठीक है। और आगे जाके हम क्या देख रहे हैं कि ये एकदम बड़ा सा एकदम खुल रहा है, इसके अंदर कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, डीएनए। ये जो हमारा डीएनए है ये हमारा कुछ प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर, इसको क्या किया है, इसको लपेटा हुआ है। ठीक है, इसको फाइनली इस तरह से लपेटा हुआ है, ये एक राउंड ऐसे करके, मान लो ये बॉल है, उसको एक राउंड ऐसे लपेट दिए हम। तो ये हमारा क्या है, एक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये प्रोटीन सिर्फ हमारा यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारा जो डीएनए है, डीएनए हमारा प्रोटीन से जैसे प्रोटीन को डीएनए बांधा रहता है। ठीक है, ये क्यों करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो हमारा डीएनए है, ह्यूमन डीएनए, वो 2 मीटर लंबा होता है। ठीक है, तो कैसे हमारी बॉडी में वो रहेगा, तो कंडेंस फॉर्म में रहेगा, तो वो हिस्टोन प्रोटीन से लपेटा हुआ रहता है। ठीक है, ये हमारा जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये कैसा प्रोटीन है, ये किसका बना हुआ है, तो ये बेसिक अमीनो एसिड का बना हुआ है। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड का बना हुआ है, और वो बेसिक अमीनो एसिड कौन है, तो लाइसिन और आर्जिनिन है। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड हमारा लाइसिन और आर्जिनिन है। हम इसमें क्या देखते हैं कि जो हमारा हिस्टोन है वो कितने टाइप का होता है, तो 5 टाइप का हिस्टोन प्रोटीन होता है। एक हमारा H2A होता है, एक हमारा H2B होता है, एक H3 होता है, H4 होता है और H1 होता है। ठीक है, ये हिस्टोन जो है मेनली बना किसका होता है, तो ये सिर्फ इन 4 हिस्टोन का बना होता है। 4 तरह के हिस्टोन से बना होता है। H2A, H2B, H3, H4, ये 4 तरह के हिस्टोन से फाइनली हमारा एक ये हिस्टोन प्रोटीन तैयार होता है, या हम कह सकते हैं कि हिस्टोन ऑक्टामर तैयार होता है। वो भी कैसे, ये 4x2, ये जितने 4 हैं ये हमारे 2 के फॉर्म में होते हैं। जैसे ये मान लो H2A हो गया, H2B, मान लो ये H2A हो गया, ये दूसरा H2B हो गया। ठीक है, साइड साइड में। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये H2A है, H2B है, H2B, H2A, ठीक है, H3 एंड H4, और इसके पीछे एक H3 और एक पीछे H4 होता है। यानी ये टोटल मिलके कितने बनाते हैं, तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। इसको हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, यानी जो भी 8 की चीज़ें होती है उसको ऑक्टा बोला जाता है। तो ये हमारा ऑक्टामर है किसका, हिस्टोन का, इसीलिए हम इसे कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, इसी हिस्टोन के ऑक्टामर को डीएनए आके क्या करता है, लपेट लेता है। ठीक है, इस तरह से इस पूरे बॉल जैसे स्ट्रक्चर को डीएनए आके ऐसे लपेट लिया एक राउंड। जैसे ही डीएनए इसको एक राउंड लपेटा तो क्या होता है कि यहाँ पे सील करने का काम होगा। यानी कि मान लो एक बॉल भी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ से लपेटे, वो बॉल गिर ना जाए, तो लास्ट में हम इसको सील ऑफ करेंगे। ठीक है, तो वो सील करने का काम किसका रहता है, H1 प्रोटीन का होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ये डीएनए जो है वो दूसरे इस तरह के स्ट्रक्चर से जाके क्या होता है, मिलता है। ठीक है, बंधता है। तो इस तरह से ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 8 मॉलिक्यूल्स के हमारे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और ये सील किससे होता है, तो H1 प्रोटीन से होता है। ये पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर हम कहते हैं इसे न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से जुड़ा होता है लिंकर डीएनए से। ठीक है, मान लो ये डीएनए यहाँ से सील होके गया, दूसरे को इस तरह से बांधा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला, दोनों न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला जो डीएनए होगा, उस डीएनए को हम लिंकर डीएनए कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या देखते हैं कि मान लो इस तरह से प्रोटीन इसके अंदर इस तरह से बंधा हुआ है। यही आगे चल के हम क्या देखेंगे कि एकदम कंडेंस हो जाएगा, एकदम बहुत ही कंडेंस फॉर्म में हो गया। ठीक है, और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना दिया। इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम भी क्या है, डीएनए की पैकिंग अगर बहुत अच्छे से हो गई, बहुत कॉइल्ड और एकदम कंडेंस फॉर्म में डीएनए हो गया,
तो ये क्या बना देता है, ये हमारा क्रोमोसोम बना देता है। तो मान लो क्रोमोसोम को अगर हमें देखना है कैसे बनता है, तो ये डीएनए का जो डीएनए तो आप समझ गए ये क्या था, यही तो हमारा क्रोमैटिन है जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन लगे हैं। यहाँ आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा, इन सब का बना होता है हमारा क्रोमैटिन। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, डीएनए की स्ट्रैंड है उसमें हमारा हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं ना कि क्रोमैटिन क्या है, मोतियों की माला है। ये मोती है और ये माला, ठीक है, बीट्स लगे हैं, यानी कि बीट्स ऑन स्ट्रिंग कहा जाता है ना, तो ये हमारे क्या है, बीट्स और ये स्ट्रिंग में इस तरह से लगे हुए हैं। आगे देखो, इसको क्रोमोसोम को अगर हमें समझना है तो एक छोटा सा बॉक्स ले लो। ठीक है, अगर हम घर पे क्या करते, जैसे ऊन का गोल होता है ना, उसको मान लो पूरे ऊन के गोल में से सारे ऊन को अलग कर दो। अब हम क्या करते, उसको एक डिब्बे में, अगर तुम इतने छोटे से डिब्बे में मान लो उसको पूरा बंद कर दिया, जब कभी कोई कहे कि भाई तुम वो ऊन निकाल के ले आओ, तो जब निकाल के लाओगे तो देखना कहीं कहीं गांठ पड़ा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसी टाइप से हमारा डीएनए के साथ भी होता है। एकदम लंबा सा, एकदम रस्सी जैसा एक धागा होता है, पतला सा धागा होता है। जब वो पूरी तरह से कंडेंस हो जाता है तो कहीं कहीं क्या होता है, गांठ बंध जाती है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, जो पोर्शन जहाँ गांठ पड़ा है वो हमारा सेंट्रोमियर हो जाता है, और बाकी ये दो हमारे पी और क्यू आर्म हो जाते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्रोमोसोम, जो कि डीएनए के कंडेंसेशन की वजह से तैयार हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से क्या देखा, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन और कुछ नहीं है, वो हमारा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसमें आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया, यानी कि जिसमें हमारा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को मिला के हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद इसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म होना चाहिए, न्यूक्लियोलस होना चाहिए और क्रोमैटिन होना चाहिए, और कहीं कहीं जो ये आपको बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है जिसको हम पोर कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पोर, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो पोर है उसको हम न्यूक्लियर पोर कहेंगे। इस न्यूक्लियर पोर का क्या काम है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में मटेरियल है, सेमी फ्लूइड मटेरियल, उनका आदान प्रदान करना, या फिर ऐसे समझो कि एक कनेक्शन बनाए रखना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। ठीक है, यानी कि ये इंटरेक्शन कराता है इन दोनों का। यहाँ से कुछ चीज़ें मान लो यहाँ पे मान लो ढेर सारे आरआरएनए बने हुए हैं। ठीक है, या मान लो यहाँ पे एमआरएनए बना, एमआरएनए निकल के कहाँ चला गया, साइटोप्लाज्म में चला गया। साइटोप्लाज्म में मान लो प्रोटीन बना, तो प्रोटीन न्यूक्लियर पोर से घुस के अंदर आ गया। ठीक है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसका एक्सचेंज कौन कराएगा, न्यूक्लियर पोर कराएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। यानी यूकैरियोटिक सेल के बारे में क्या था कि जो हमारा ट्रू न्यूक्लियस होगा वो हमारा, इसमें क्या क्या पाया जाएगा, तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो सारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। हम ऐसा करते हैं, दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। याद रखना प्रोकैरियोटिक सेल किसका मेंबर है, तो ग्रुप किंगडम मोनेरा। ठीक है, और मोनेरा में क्या क्या आता है, तो सिर्फ बैक्टीरिया। देखो जिसको पता है उसके लिए तो सही है, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं है, जितनी चीज़ें लिखाई जा रही है सिर्फ उतना ही अभी पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, बैक्टीरिया आता है। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा आता है और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
यूनिसेलुलर में जो भी पड़ा है वो हमारा सिर्फ मोनेरा का ग्रुप प्रोकैरियोटिक में आता है, ठीक है। जो हमारा प्रोटिस्टा हो गया वो यूकैरियोटिक का पार्ट है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जब हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो जितना भी आप पढ़े हो ना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया, ठीक है, प्लांट और एनिमल, ये सारे किस में आते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। इसके बाद अगर हम मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं तो जैसे देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, ठीक है। अब देखो यहाँ भी एक चीज याद रखना, पेप्टाइडोग्लाइकेन में हमको क्या दिख रहा है, पेप्टाइडो प्लस ग्लाइकेन, ठीक है। कभी भी पेप्टाइडो, कुछ पेप्टाइड, पेप्टाइडो टाइप लग रहा है, पेप्टाइड, पेप्टाइड क्या होती है, दो प्रोटीन के बीच में या दो अमाइनो एसिड के बीच में, दो प्रोटीन के बीच में जो हमारी बॉन्ड होती है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो पेप्टाइडो का मतलब क्या हो जाता है, हमारा प्रोटीन। और ग्लाइकेन वर्ड तो अभी याद रखना, ग्लाइको वर्ड, ग्लूको वर्ड, ग्लाइकेन वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। अब इस कार्बोहाइड्रेट में भी हम क्या देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी हमारा दो तरह के स्ट्रक्चर से मिलके बना है, एक हमारा नैग होता है और एक हमारा नैम होता है, ठीक है। नाग का नाम कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकेन किस तरह का है, नाग में नाम है, ठीक है। नाग का नाम याद रखना हमेशा, पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो। तो देखो, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें नैग और नैम पाया जाता है। नैग का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और नैम का फुल फॉर्म क्या होता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। नैग और नैम हमेशा अल्टरनेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये ठीक है। जैसे कि यार देखो, आप लोग बार बार सोच रहे हो ठीक है ठीक है ठीक है करती रहती है, एक्चुअल में हम बिहारी हैं तो इसीलिए मेरे मुंह से बार बार निकल जाता है ठीक है, तो माइंड मत करना इतना, ठीक है, इग्नोर कर लेना। मान लो यहाँ नैग हो गया, ये नैम हो गया, फिर नैग हो गया, फिर नैम हो गया, नैग, नैम, ठीक है, नैग। इस तरह से नैग और नैम हमेशा अल्टरनेट में पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा नैग हो गया, नैम, ये भी नैग, नैम, नैग, नैम और नैग, ठीक है। तो देखो इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो हमेशा क्रॉस लिंक्ड होगी, ये क्रॉस लिंक्ड होती है। जहां जहां ये क्रॉस बनेगा, ठीक है, वहां क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन मतलब ये तो किसका बना है, कार्बोहाइड्रेट की चेन है, ठीक है, और उसमें प्रोटीन क्रॉस लिंक्ड में है। तो एक तो ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट चिपक के बैठा हुआ है, इतना स्ट्रांगली बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, और उसी में प्रोटीन क्रॉस लिंक्ड में है, तो क्रॉस वाले को तोड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए पेप्टाइडोग्लाइकन को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमारे पास एक एंजाइम होती है जिसका नाम है लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम करके हमारे पास एक एंजाइम होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारे टीयर्स में होता है, हमारे सलाइवा में होता है, जो नेजल सिक्रेशन होता है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है। तो जैसे मान लो लड़कियां बहुत ज़्यादा रोती है ना, तो मान लो यहाँ कहीं बैक्टीरिया लगा हुआ है, बस रो दी, बैक्टीरिया का तो सेल वॉल खत्म, ठीक है, नाक से निकलते रहता है ना नेजल सिक्रेशन, बस इसीलिए तो नाक के अंदर घुस नहीं पाता है, पहले ही नेजल सिक्रेशन क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। हमारी जो थूक होती है उसमें हमारा क्या होता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल को ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है,
ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, तो प्रेजेंट इन नेजल सिक्रेशन, ठीक है, सलाइवा और टीयर, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हमारी किसकी हो गई, पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी कि सेल वॉल की बात हो गई। देखो जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में क्या देखते हैं कि यहाँ जो सेल वॉल होता है किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है और एल्गी, ठीक है, फंजाई, एनिमल भी लिख ही देते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में जो हमारा सेल वॉल पाया जाता है किसका बना होता है, तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, लिपिड, इन सब का क्या होता है, प्लांट में बना होता है सेल वॉल। एल्गी की जब हम बात करते हैं तो एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज हो गया, गैलेक्टिन हो गया, मैनिन हो गया, ठीक है, और मिनरल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। फंजाई में देखते हैं कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिसमें फंगल सेलुलोज की भी बनी होती है। याद रखना, हम सेलुलोज नहीं बता रहे हैं, हम फंगल सेलुलोज बता रहे हैं। फंजाई में जो हमारा सेल वॉल है वो या तो फंगल सेलुलोज का बना होगा या तो काइटिन का बना होगा। ठीक है, फंगल सेलुलोज यहीं पे याद कर लेते हैं, ये फंगल सेलुलोज किस में पाया जाता है, तो ऊमाइसिटीज यानी कि कवक में हम क्या देखते हैं, यानी फंजाई में ऊमाइसिटीज करके एक आपका मेंबर होता है जिसमें क्या होता है, फंगल सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है। ऊमाइसिटीज में कौन सा एग्जाम्पल आता है, जैसे एल्ब्यूगो, तो एल्ब्यूगो में क्या होता है, हमारा फंगल सेलुलोज पाया जाता है। ऊमाइसिटीज के मेंबर को हम एल्गल फंजाई भी कहते हैं, एल्गल फंजाई या फिर एक्वेटिक फंजाई कहते हैं। कुछ चीज़ें जो यहीं पे लिखाते जा रहे हैं यहीं पे पढ़ लो, ठीक है, चीज़ें याद रहेंगी। एनिमल में भाई देखो, एनिमल में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों कहते हैं, एनिमल में क्या होता है, जो हमारी सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। ऐसे तो किसी से पूछो तो वो बता देगा, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठते हो तो क्या होता है, इतने प्रेशर की वजह से दिमाग चलता नहीं है। वहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी, वहाँ लिखा हुआ रहता है कि एनिमल सेल की सेल वॉल, मान लो अगर सेलुलोज लिखा हुआ, एनिमल सेल की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, दिमाग नहीं चलता है, दिमाग में हर जगह सेलुलोज सेलुलोज इतनी बार आ गया है कि दिमाग में ही घुस गया है कि सेल वॉल तो सेलुलोज की ही बनी है। बस वहाँ पे क्या करते हैं कुछ बच्चे, एनिमल सेल में भी सेलुलोज की बने हुए मान लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ICR के 2021 के क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट दे के पूछा, 3 स्टेटमेंट दिया था, उसमें हमारा ये क्वेश्चन भी था कि एनिमल सेल हैव सेल वॉल, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन ना ऐसे दे देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि एकदम प्रेशर में इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये हमारा सेल वॉल फाइनली आज खत्म हो गया। अब इसके बाद हम कुछ देखते हैं आपके, इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। इसके बाद हम सेल ऑर्गेनल्स यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे, क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में क्या क्या आते हैं, जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में आता है हमारा पहले तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारा क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, लाइसोसोम, वैक्यूल,
माइक्रोबॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती है। अब याद रखना यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है, जो है राइबोसोम, क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, इसके अराउंड कोई भी झिल्ली नहीं होती है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। राइबोसोम यहाँ भी प्रेजेंट होता है और राइबोसोम यहाँ भी प्रेजेंट होता है। डिफरेंस क्या है, यहाँ 80S टाइप का राइबोसोम होता है और यहाँ 70S टाइप का राइबोसोम होता है, ठीक है। एक चीज देखना, यहाँ पे सेंट्रोजोम भी एब्सेंट होता है, यहाँ सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। अब यहाँ सेंट्रोजोम भी प्रेजेंट किस में है, सिर्फ एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है, ठीक है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। अब ये सेंट्रोजोम क्या होता है, जो सेंट्रियोल है, ठीक है, सेंट्रियोल अगर एक स्फेयर में प्रेजेंट है, ये भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। ये सेंट्रियोल हमारा एक स्फेयर में प्रेजेंट है, इसको सेंट्रोस्फेयर कहते हैं, जिसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है, इन दोनों को मिला के हम सेंट्रोजोम कहते हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है कि ये सेल डिवीजन के टाइम में स्पिंडल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेल वॉल को देखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ओके, थैंक यू।